रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। एक नई ताज़ा फ्रेश एपिसोड सुबह सवेरे पाकिस्तान की, और हम दोनों साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम को लेकर, नई खबरों को लेकर, नई अपडेट्स को लेकर। खेलों के मैदान में, सियासत के मैदान में, दुनिया में, ग्लोबली बहुत सारी खबरें होंगी आज हमेशा की तरह, लेकिन टाइम ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम का शाहजेब आगाज करते हैं। बिल्कुल, शुभ नामों में सबसे पहले आपको खबर देंगे खेलों के मैदान से। PSL की बात करेंगे जिसके मैचेस जो हैं अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आपको बताएं PSL 7 के प्ले ऑफ मरहले के पहले एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। यानी कि अब मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। अगर हम कल के मैच की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 169 रन बनाए। बिल्कुल ऐसे ही कामरान अकमल ने 58 और शोएब मलिक ने 55 रन की इनिंग्स खेली। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा जनाब दूसरी एलिमिनेशन राउंड में, होगा लाहौर कलंदर्स के साथ, और इन दोनों टीम्स में जो जीतेगा वो होगा मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल में। और ये बहुत ही जबरदस्त ऑब्वियसली मैचेस होने वाले हैं, लेकिन लेट्स सी मुल्तान सुल्तान के जो है वो ऑपोजिशन कौन होगा, मुकाबला किससे होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बट ग्रेट सीजन ऑब्वियसली PSL का, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स राइट नाउ। वजीर आज़म इमरान खान की दूसरी जो उनका रूसी जो ट्रिप है, सदर पुतिन से उनकी मुलाकात और तमाम अपडेट्स, ऑब्वियसली वो बहुत अहमियत का हामिल भी है शाहजेब, और बहुत ज्यादा उस पर पूरी दुनिया में नजरें लग रहा है कि सारी खान साहब के ऊपर है। बिल्कुल, सदर पुतिन से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इक़्तिसादी तिजारती जो मामलात हैं, साथ में दो तरफा ताल्लुकात हैं, इस्लामोफोबिया है, अफगानिस्तान का मामला है, इस पर बातचीत हुई है डिटेल में। साथ में मुलाकात में पाक रूस दो तरफा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि तवानाई और तिजारती जो शोबे हैं इस पर ताउन पर भी गौर किया गया इस मुलाकात में खास तौर पर। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मॉस्को में दीवार क्रेमलिन का दौरा करके जंग अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर उन्होंने हाजिरी दी, साथ में फूल भी चढ़ाए जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा। बहुत खूबसूरत और वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, एंड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नजर आ रही थी, एंड हाउ ही वाज, इस तरह वो फूल चढ़ा रहे थे और इस तरह रख रहे थे और इस तरह अपने रिस्पेक्ट्स पेश कर रहे थे। इट वाज ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस था तस्वीरों में। और ये बात तो है वैसे खान साहब की कि जब भी वो कोई भी इमोशन उनका होता है वो नजर आता है, कभी छुपा हुआ नहीं होता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इन तमाम हालात की, तो यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी फौज की दारुल हुकूमत कैफ की तरफ पेशकदमी जारी है। यूक्रेन के सदर के मुताबिक रूसी हमले के पहले रोज 137 यूक्रेनी बाशिंदे मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए। बिल्कुल, जो खबरें हैं अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर हमले भी सामने आ रहे हैं यूक्रेन पर जो किए जा रहे हैं, जिसमें जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए हैं, जिसमें 300 से ज्यादा बताया जा रहा है कि लोग जख्मी भी हुए हैं। और साथ में आपको ये बताएं कि रूसी फौज ने मशहूर ज़माना चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है, इसकी भी खबरें सामने आई हैं। दूसरी जानब रूस ने यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। और साथ में जो है अगर आपको ये भी खबर हम बताएं कि रूसी हमले के एक रोज बाद यूक्रेन के सदर मगरबी इत्तेहाद पर बरस पड़े हैं। उनके कुछ बयानात सामने आए हैं और उनका कहना यह कि यूक्रेनी सदर ने तलतरीन बयान में ये कहा है कि खुद को बचाने के लिए यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया गया है। और इस किस्म के जो बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम डिटेल में बात करेंगे रूसी और जो ये मामला है यूक्रेन के साथ, इस पर भी इस वक्त पाकिस्तान के लिए मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही कि नेटो ने यूक्रेन की हिफाजत के लिए कोई भी जमानत देने से जो है वो अपने खौफजदा होने का जो है वो इजहार कर दिया है, और ये वाली बात भी सामने आई कि वो जमानत देने से खौफजदा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ऑयल प्राइस आसमान पर पहुंच गई। बिल्कुल, जिसका हम जिक्र करते रहे हैं कि अगर ये जंग छिड़ी तो ऑयल प्राइसेस जो है वो पीक पर जाएंगी, उनकी कीमतों में बहुत इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। इस तरह हम आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावज कर गई है। ब्रेंट ऑयल $103.31 में ट्रेड हुआ है, जबकि WTI ऑयल भी $98 फी बैरल का हो गया है। और जाहिर बात है, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे अब से कुछ दिनों पहले भी कि जब आलमी सतह पर प्राइसेस में इजाफा होगा तो इसका असर हर मुल्क पर आएगा, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान में भी अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो मजीद बढ़ेंगी। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, बिकॉज जंग के बायस खुदनी तेल की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गई है। एक ही दिन में $1000 इजाफे से $6300
डॉलर जो है वो मैट्रिक टन हो गई है। शाहजेब, ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन होती है क्योंकि अमेरिकी मार्केट में गंदम की कीमत भी बढ़ गई है। बिल्कुल, गंदम की कीमत में भी इजाफा हो गया है। साथ में आपको ये भी बताएं कि रूस और यूक्रेन में कशीदगी के बाद पाकिस्तानियों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तानी तलबा यूक्रेन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है जो ज़ेरे तालीम है, वहाँ पर पढ़ते हैं और उनके लिए अब कुछ मसाइल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि उनको वहाँ से वापस निकाला जाए। इस वजह से पाकिस्तानी सफारतखाना यूक्रेन में फंसे तालिब इल्मों को निकालने के लिए मुतहर्रिक हो गया है। कोशिशें की जा रही हैं। जो यूक्रेन में पाकिस्तान के सफीर हैं उन्होंने 92 न्यूज़ को ये बताया कि यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई है, जिसके बाद अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा कि किस तरीके से तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्मों को वहाँ से निकाला जाए, वापस लाया जाए, सेफली वापस लाया जाए। और इसी वजह से जो तालिब इल्म यूक्रेन नहीं छोड़ सकते उनसे राब्ते में है। ये जो सफीर साहब हैं वो ये ऐसे बता रहे हैं। सफारतखाना यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तालिब इल्मों से राब्ते में है। कोशिश की जाएगी अब कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जा सके। उनकी फैमिलीज ऑब्वियसली परेशान होंगी, उनके घर वाले उनके लिए फिक्रमंद होंगे और फिक्र करने की बात भी है। जब ऑब्वियसली फ्लाइंग नहीं हो रही, रास्ता कोई नहीं खुल रहा, तो कैसे वो लोग वापस आएंगे या सेफ होंगे, इसकी गारंटी क्या है? और बहुत सारी मुश्किलात और इस तरह की सोचें जो हैं और फिक्रमंद करती हैं। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खबर आई जाएगी क्योंकि उसका भी बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है। अब मुल्क की सियासत में जो हलचल हो रही है शाहजेब, पॉलिटिकल सिनेरियोज बहुत हलचल मचा रहे हैं, मार्चेस की तैयारियां हो रही हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की बात की जाए, ऑपोजिशन की बात की जाए, दोनों ने राब्ते अपने तेज कर दी हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं तो इसमें जब ऑपोजिशन मुलाकात करती है तो हुकूमत के बयान सामने आते हैं, हुकूमत की मुलाकातें होती हैं तो ऑपोजिशन उस पर कुछ बयान और तनकीद करती है। लेकिन साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों की आपस में मुशावरत हो गई है। एमक्यूएम क़यादत ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता भी किया है। साथ में वफाकी वजीर मोहन सलाई को एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक ने टेलीफोन भी किया है जिस पर उनकी बातचीत भी हुई है। साथ में आपको ये भी बताएं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मोहन सलाई से बात की और जल्द मुलाकात करने पर इत्तेफाक भी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तरफ अगर हुकूमत नाराज अरकान को मनाने के लिए सरगर्म हो गई है, जहांगीर तरीन को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात कराने के लिए वफाकी वज़रा ने राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। और जनाब वो वाली बात है कि इस सिचुएशन जो हो रही है, हुकूमत के साथ गिले शिकवे दूर करने की भी दरख्वास्त की गई है। उधर शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात की, जो अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। बिल्कुल अंदरूनी कहानी सामने आई है जिसमें कुछ ये मालूम हो सका है कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है फजल रहमान और जरदारी साहब से भी। अब हो कुछ यूं रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी है कि जितने वो नाराज अरकान है हुकूमत के उनको इस्तीफा दिलवाएं और जब वो इस्तीफा दे देंगे तो उनके इस्तीफा देने के बाद हुकूमत से एतमाद का वोट लेने का उनको कहें। और फिर तजवीज़ आसिफ जरदारी और फजल रहमान ने भी कबूल कर ली शहबाज शरीफ साहब की। तो मुस्ताफी अरकान को ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा मुंतखब कराया जाएगा, पहले से इस्तीफा दिलवाया जाएगा फिर उनको दोबारा मुंतखब कराया जाएगा। तो ये तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब ने दी है जिसपे फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी भी मान चुके हैं। क्या बात है, इतना कुछ हो रहा है सियासी मैदान में। अब ये अगली खबर आपको बताते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कीमतों में इस्तेहकाम और दस्तयाबी के लिए चीनी और गंदम के ज़खायर को जो है वो तकरीर देने की हिदायत कर दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में ये बताया गया है कि हालिया हफ्ते में महंगाई में 0.22% इजाफा हुआ है और 33 अशिया महंगी 18 सस्ती हुई जबकि 12 की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। मेरे ख्याल में वो उन अशिया की तादाद ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है। मैं यही सोच रही हूं, तो ज़्यादा ही है, मतलब इसमें कम क्या हुआ है। अच्छा, अगर हम PIA के हवाले से बात करें, PIA के हवाले से कभी अच्छी खबरें भी आती हैं, कभी नेगेटिव भी आती हैं और कभी सिर्फ खबरें होती हैं। वो वाली बात है कि अगर हम सऊदी हवाले से बात करें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सऊदीया के जो फ्लाइट्स के हवाले से है वो एक अच्छी खबर है। वो ये आप सुनिए कि PIA इंतजामिया ने पाकिस्तान सऊदी अरब जाने वाली मुसाफिरों के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना की 2 डोज लगने के बाद आपको 5 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि जब मुसाफिरों को करंतना PIA के सऊदी अरब में मुकर्रर करदा सेंटर्स पर करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता रही हैं, जिसमें खानदान के शौहर, अहलिया और बच्चों को इकट्ठे करंतना करने की इजाजत होगी। ताहम इनफरादी तौर पर सऊदी अरब जाने वाले PIA मुसाफिर अलग अलग कमरों में करंतना करेंगे। तो करंतना करने के हवाले से जो नया हिदायतनामा है वो जारी कर दिया गया है मुसाफिरों के लिए खास तौर पर। अब हम सुबनामा में आखिर में रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि हम हमेशा टूरिज्म की बात करते हैं और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा की, वो बहुत कोशिश कर रही है टूरिज्म
टूरिज्म को बेहतर बनाया जा रहा है, इंतजामात को बेहतर बनाया जा रहा है। तो आपको बताएं कि वहां पर सेहतमंद सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर आपको खबरें भी देते रहते हैं इस हवाले से। तो आपको बताएं कि कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से पहली टूर डी खैबर नेशनल साइकिल रेस कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई है। इसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, भरपूर तौर पर हिस्सा लिया। वादी तीरा में मोहसिन खान ने मुकर्ररा 27 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटे 2 मिनट में मुकम्मल करके पहली पोजीशन भी हासिल की। मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत, और यूं ही कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। इंशाल्लाह सबनामा यहीं पे इख्तिताम होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं यूक्रेन पर हमले के बाद की सूरत हाल के हवाले से। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी फौज की दारुल-हुकूमत कैफ की तरफ पेशकदमी जारी है। यूक्रेन के सदर के मुताबिक रूसी हमले के बाद पहले रोज 137 यूक्रेनी बाशिंदे मारे गए, जबकि 300 से जायद जख्मी हुए। बिल्कुल, ये जख्मी भी हुए, उनकी तादाद भी बताई गई है यूक्रेन के सदर की जानिब से। साथ में आपको ये भी बताएं कि रूसी फौज ने मशहूर ज़माना चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा भी कर लिया है। तो मुख्तलिफ अब जो अपडेट्स हैं यूक्रेन से वो सामने आ रही हैं, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो मामला हैं, जो पाकिस्तानी तलबा वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके लिए परेशानी बहुत बढ़ गई है, उनकी फैमिलीज बहुत परेशान हैं, और जो एयर स्पेस है वो उसको बंद कर दिया गया है। और जब फ़ज़ाई हदूद बंद हो जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ज़ाहिर बात है वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो वापस नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ में आपको बताएं कि रूस का जो मामला है, रूस में यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है बाकायदा तौर पर। इसकी अब खबरें मुख्तलिफ हम प्लेटफॉर्म्स पर, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर भी देख रहे हैं। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर हम मुवाजना किया जाए इन दोनों ममालिक का जंगी हथियारों के हवाले से, तो इन दोनों की सलाहियतें कहाँ खड़ी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ये मुवाजना करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद तफसीली बात करेंगे। आपको बताएं कि जिस तरीके से रूस में और यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है, तो ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं इनकी और रशिया की, कि दोनों की हथियारी जो सलाहियतें हैं उनके पास वो कैसी हैं, उनका मुवाजना करना, उनका कंपैरिजन करना भी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के लिए जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे चलकर इस पर मजीद बात करेंगे। रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है, यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस जंग में कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर जंगी सलाहियतों की बात की जाए और मुवाजना किया जाए तो रूस के पास 13,14,000 फौजी दिफा के लिए मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन सिर्फ 11,55,000 फौजियों के साथ दिफा कर रहा है। जंगी जहाज़ों की अगर बात की जाए तो रूस 1,531 और यूक्रेन 67 जहाज़ों के साथ दिफा कर रहा है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में रूस 538 और यूक्रेन 34, जबकि टैंक्स में रूस 13,000, यूक्रेन 2,430 के साथ मैदान जंग में। आर्मर्ड व्हीकल्स में यूक्रेन 11,435, जबकि रूस 27,100 के साथ आगे है। जमीन से फजा में निशाना बनाने वाले हथियारों में रूस 4,465 और यूक्रेन 2,040 के साथ मैदान में है। बहरी जंगी जहाजों में भी रूस आगे है, रूस के पास 214, जबकि यूक्रेन के पास समंदरों में जंगी मुकाबलों के लिए सिर्फ 13 वॉरशिप्स हैं। तो ये मुवाजना आपने देखा, जमीन आसमान का फर्क है। अगर जंगी हथियारों की बात की जाए माया, कि रूस के पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या हथियार हैं, और यूक्रेन के पास क्या हथियार, कोई मैच ही नहीं है शाहजेब। ये तो ऑब्वियसली बड़े ऑब्वियस फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, खुशामदीद करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जंग छिड़ चुकी है, रूस मुसलसल पेशकदमी कर रहा है, हालात खत्ते के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? जी आरिफ साहब। देखें, ये बिल्कुल हालात बहुत ख़राब हैं, और इसको हालात ख़राब करने में ज़्यादा जो है वो यूएसए और नेटो कंट्रीज़ का हाथ है, क्योंकि रशिया ने सिंपल एक रिक्वायरमेंट दी हुई थी, और वो पहले भी डिसाइड किया था कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका नेटो में उनको इंक्लूड नहीं करेगा, और लाइकवाइज कीव ऑल्सो बिकॉज ये यूक्रेन। वजह यह थी कि अमेरिका जो है वो जाके बिल्कुल रशिया के सर के ऊपर उन्होंने जाके यूक्रेन से दोस्ती की, वहाँ वेपन एमुनिशन उनको दिया, उनको कंट्रोल किया, और अभी उसको पूरा रशिया को एनसर्कल किया हुआ है। ये अभी भी कल उन्होंने जो प्रेसिडेंट पुतिन उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, नंबर 2 अमेरिका के हथियार सर्विलेंस इक्विपमेंट वापस कर दें, और हम आज जंगबंदी बंद कर देंगे। तो आई थिंक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये सोचना चाहिए कि अपने मुल्क का इतना नुकसान कर रहे हैं, जानी नुकसान कर रहे हैं, माली नुकसान कर रहे हैं,
और इससे इनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं है और उनको लड़ने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि रशिया इज़ द बिग सुपर पावर, वो भी उनको है। अमेरिकन ने पूरा हाइप क्रिएट किया। अमेरिकन चाहते थे कि लड़ाई हो जाए, दैट वाज द बेसिक रीज़न। अमेरिका नहीं चाहता कि जो रशिया के ताल्लुकात पूरे यूरोप से अच्छे हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ताकि यूरोप का इंडिपेंडेंट ना हो जाए रशिया से और रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो जाए, ये भी वजह है। सेकंड, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन उन्होंने बाल्टिक सी के नीचे से पानी के अंदर से गुजारी है, जो कि रशिया से लेकर जर्मनी पहुंच चुकी है। अब सिर्फ ऑपरेशनलाइज होने की बात है। वो $10 बिलियन लगा के किया है, वो नहीं चाहते। तो आई थिंक ये वजूहत हैं और इसमें रशियन प्रेसिडेंट ने काफ़ी रिस्ट्रेन किया, उन्होंने वार्निंग भी दी और फिर उसके बाद 2 ब्रेकअवे रियासतें जो हैं ईस्ट में, उनसे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, उनको रिकग्नाइज कर लिया और उस साइड से ये एंटर हो रहे हैं। आई थिंक अभी भी यूक्रेन को समझ आनी चाहिए ही शुड गो फॉर सीज फायर और जो मुतालबात हैं मार लें, ताकि आइंदा के लिए वहाँ पर इस खित्ते में अमन हो। अदरवाइज इसका असर पूरी दुनिया में होगा और पाकिस्तान में इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। हारिस नवाज साहब, यहाँ पर रहनुमाई फरमाइएगा, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि अब ज़ाहिरी बात है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने आ रहे हैं, यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता रशिया का, जो जंगी सलाहियतें हैं वो भी बहुत कम है, जंगी हथियार भी बहुत कम है। तो क्या आप समझते हैं, जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं, कि यूक्रेन को फिर चाहिए कि वो नेटो से अलहदा हो जाए, यही एक पॉसिबल वे है इस जंग को रोकने का? देखें, बात यह है कि जब एक दफ़ा फैसला हुआ था अमेरिका और रशिया में, सोवियत यूनियन में, कि जो ही ये इट्स अबाउट 1990 की बात है जब हुआ था, कि वो ईस्ट की तरफ स्पेंड नहीं करेंगे वहाँ पर, ताकि ईस्ट में ईस्टर्न यूरोप जो है सारा, पोलैंड है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, ये सारे बॉर्डर के साथ साथ हैं रशिया के, सब जगह पर ला के अमेरिका ने अपने हथियार, अपने लोगों के जहाँ पर वेपन, सर्विलेंस इक्विपमेंट सारा लगा दिया, पूरा सर्कल किया हुआ है। तो रशिया काफ़ी अच्छे से बर्दाश्त करता है, लेकिन आई थिंक देयर इज अ लिमिट। यूक्रेन बिल्कुल उनके सर के ऊपर है और रशिया किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा कि यहाँ पर उनको हर वक्त थ्रेट रहे। इसीलिए उन्होंने पहले जॉर्जिया पे भी, नीचे क्रीमिया पे भी कब्जा कर लिया था और अब उन्होंने इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर किया। अभी भी यूक्रेन को अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क की भलाई के लिए, नुकसान के लिए आई थिंक दे शुड एक्सेप्ट, और रशिया को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सीज फायर करें और हम आपस में बैठ के बाहमी मुज़ाकरात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप आकर रहनुमाई फरमाई, दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाहजेब, ऑब्वियसली सर ने भी फरमाया कि जंग वाकई छिड़ चुकी है और इस वक्त जो है वो बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने बहुत ही ये भी समझाने की कोशिश की कि भाई ये इस वक्त को अपने सीज फायर कर देना चाहिए, क्योंकि और वरना वो ताकत रखते हैं और बेसिकली उनको बकौल उनके कि अमेरिका को इस वक्त जो है ये जंग चाहिए थी, ताकि वो ये ना हो कि इस खत्ते में जो है उनकी स्ट्रेंथ या उनकी रूट्स जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ लें। बट अगर हम आगे चलें शाहजेब, तो ऑब्वियसली बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे सिनेरियोस और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स और भी। बिल्कुल, हमें इस पर बात करना ही बहुत ज़रूरी है कि रूस पर आलमी पाबंदियां अब लग रही हैं। अमेरिका भी सख्त तशवीश का जो है वो इजहार कर रहा है। ऐसे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर भी दुनिया की नजरें लगी हैं। इस वक्त आपको बताएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पे हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी महकमा खारजा की जानब से भी बयानात कुछ सामने आ रहे हैं। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस का ये कहना है कि पाकिस्तान को यूक्रेन पर रूसी हमले पर अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया गया है। हर मुल्क की जिम्मेदारी है पुतिन के इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान की? क्योंकि हम ये भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए मसाइल इसलिए भी बढ़ गए हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यूक्रेन में फंस चुके हैं, उनकी फैमिलीज परेशान हैं, उनको भी वहां से निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जैसे कि ये बात भी की जा रही थी कि क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त रूस के दौरे पर हैं, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी जब माजी में नजर दौड़ाते हैं? तो इस पर बात करना ही बहुत जरूरी है कि उम्मीद है कि रूस ताल्लुकात में पाक अमेरिका मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा, ऐसा भी कहा गया है महकमा खारजा, तर्जुमान महकमा खारजा अमेरिका की जानिब से। तो इसी मामले पर बात करने के लिए तफसील में हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारिर साहब ने, उनसे हम तफसील में बात करेंगे। साजिद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, ऐसे वक्त में जब अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगा रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर हैं, इसकी कितनी अहमियत है और ये दौरा किस अहमियत का हामिल है, आप किस नजर से देखते हैं? दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान के रूस के दौरे की टाइमिंग बहुत सेंसिटिव है, बिलखसूस जब खान साहब वहाँ पे थे तो यूक्रेन पे
जो अटैक किया रशिया की तरफ से, उसमें वाशिंगटन डीसी और दूसरा जो वेस्ट है वो इसको वर्ल्ड वार थर्ड पे उसको कह रहा है। और इस नाजुक टाइम पर खान साहब का वहाँ पे जाना, और अगर अमेरिका के तनाज़र और वेस्ट के तनाज़र की तरफ से देखा जाए तो अमेरिका रिसेंटली अफगानिस्तान से जिस तरीके से डीमोरलाइज होकर निकला है और ऑलमोस्ट कोल्ड वार का स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें पाकिस्तान का वहाँ जाना रशिया के साथ और चाइना में जाना, ये इसको वेस्ट जो है वो बड़े क्रिटिकल नज़र से देख रहा है। मेरे ख्याल में टाइमिंग वाज वेरी सेंसिटिव। खान साहब को चाहिए था कि अगर हो सकता था तो वो यूक्रेन के मसले को ठंडा होने के बाद वहाँ पे जाते, क्योंकि इस वक्त जो वेस्ट और अमेरिका जो जिस तरीके से रशिया और चाइना के खिलाफ देख रहे हैं चीज़ें को, पाकिस्तान को भी उसी ग्रुपिंग का हिस्सा समझा जा रहा है। टाइमिंग वाज अच्छा, अब ये भी सिचुएशन ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर की भी मुलाकात हुई। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका भी ताल्लुकात से मुताल्लिक बयान दे चुका है। क्या ये दौरा एक अमरीकी ताल्लुकात पर, पाक अमरीकी ताल्लुकात पर असरअंदाज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? मैं बिल्कुल समझता हूँ आपने जिस तरीके से कहा है। वज़ीर आज़म साहब भी मुसलसल चाइना में जाती दफ़ा भी और मॉस्को में जाती दफ़ा भी वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया कि वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और बिलखसूस जिस तरीके से आपने इशारा किया, जो स्टेट डिपार्टमेंट की अगले दिन प्रेस ब्रीफिंग में जो स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने भी कहा है कि दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, लेकिन इसको जिस तराजर से देखा जा रहा है, आपने देखा होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी $50 मिलियन का उन्होंने एक सैंक्शंस की बात की है, जो फाइन की बात की है, दर हकीकत इस तरह वो बज़ाहिर तो नहीं कहेंगे कि हम पाकिस्तान के पीछे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मुआशी पाबंदियों के खिलाफ और सैंक्शंस का सामना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अमेरिका भी ज़ख्मी है, मगरब भी ज़ख्मी है और रशिया आप देख रहे होंगे। और अगर इस पे उन्होंने कोई इस पे रिएक्शन ना किया तो आगे इसके बारे में देखा जा सकता है कि अगली बारी ताइवान की होगी। तो इसलिए अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को ये मेक श्योर उन्होंने करना है किसी न किसी तरीके से कि उनकी लगाई हुई सैंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ हों। तो अगर उस तनाज़र से देखा जाए तो खान साहब का जो ट्रिप है रशिया का, अगर सैंक्शंस ज़्यादा सख्त होती हैं मुआशी तौर पर, तो पाकिस्तान के साथ जो तरक्याती मनसूबे डिस्कस किए जा रहे हैं वो किस तरीके से उनको तकमील दे पाएंगे। अगर उन रशियन कंपनीज पे सैंक्शंस होती है, अगर अमेरिका, सबसे मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि यूक्रेन में जाने का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट आ रहा है दुनिया के अंदर वो इकोनॉमिक होगा। पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और रशिया और चाइना दोनों जो है वो मुआशी तौर पे, और यूरोप बिलखुसूस जब वहाँ पे गैस बंद होगी जो यूरोप से आ रही है तो एक तनाव आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहिद साहब, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान IMF के पास भी है और FATF में भी है, ऐसे में अगर हम ये देखते हैं कि हम सिर्फ रूस का साथ देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? आपने जिस तरह कहा कि IMF और ना सिर्फ IMF और FATF बल्कि साथ इसके वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट तरक्याती बैंक जो है उसका भी इम्पैक्ट होगा। और जो अगर देखा जाए तो दुनिया का इस वक्त जो फाइनेंशियल सिस्टम है सारा, वो अमेरिका और वेस्ट के बैंकिंग का ऑलमोस्ट मोहताज है। और दूसरा यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इस वक्त सारी दुनिया के ममालिक के जो रिजर्व्स हैं वो सारे डॉलर्स के अंदर हैं। पेट्रोल की जो डीलिंग हो रही है, गैस की डीलिंग हो रही है, वो सारी डॉलर में होती है। तो अल्टीमेटली अगर अमेरिका अपना मसल फ्लेक्स करेगा, वेस्ट अपना मसल फ्लेक्स करेगा, बैंकिंग सिस्टम टाइट करेगा, तो उसका IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, एशियाई जो है वो डेवलपमेंट बैंक, ये सारे उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी बैंकिंग भी अगर देखा जाए तो दे हैव अ कैपेसिटी टू स्क्वीज द आर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने आज देखा है कि पाकिस्तान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क जिस तरीके से वो 2014 के वाक़यात पर $50 मिलियन उन्होंने उसका जो जुर्माना किया है, मेरे ख्याल में दे आर थिंकिंग सीरियसली कि टू गो आफ्टर रशिया, चाइना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें जिस तरीके से उन्होंने तज़किया भी दिया अपना जिस वक्त सूरत हाल चल रही है, खासतौर पर रूस का जो मामला है उस पर उन्होंने डिटेल में हमें बताया
है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कितनी पैदा हो सकती हैं, कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और प्रोग्राम का आगाज़ सिर्फ हमने इस पे फोकस करके इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस वक्त आपको और मुझको, एक आम पाकिस्तानी को, और हमें इन हालात का पता होना चाहिए। और बहुत कुछ इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, बहुत से लोगों को इंसाफ मिला। वो कौन है इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। जिस तरह से माया खान ने आपको बताया था कि हम ब्रेक के बाद जिस सेगमेंट का जिक्र करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये कहना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ मिल गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। और ये इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा उन बहुत सारे केसेस के लिए, उन ख़वातीन के लिए जिनके साथ जिस तरीके से हम देखते हैं कि जुल्म हुआ। हम जिक्र कर रहे हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस का, जिसका फ़ैसला अब आ चुका है। और फैसले में हम आपको बताएं कि मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। शरीक मुलजमान जो माली था जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर के वालिदैन को थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनको बरी कर दिया है। नूर मुकद्दम केस को 20 जुलाई 2021 को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और सेशन अदालत में 10 अफराद पर फर्द जुर्म लगी। ट्रायल 4 माह 8 दिन चला। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये सारे पाकिस्तान की बेटियों का सवाल था, जो कि बात बिल्कुल हक है। उन्हें उम्मीद थी इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिला। मुलजिम को जो है मिसाली सज़ा दी गई और इंसाफ की फतेह हुई। इंसाफ की फतह हुई। साथ में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया मीडिया का भी, सिविल सोसाइटी का भी, कि उन्होंने जितना साथ दिया, जितना सपोर्ट किया। इस हवाले से भी उनकी कुछ बातें हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर वक्कास सबरे साहब ने। उनसे हम बात करेंगे। वक्कास साहब को खुशामदीद कहेंगे। जो फैसला हुआ है सजाए मौत का ज़ाहिर जाफ़र का, ये तो वाकई एक मिसाल बनेगा आगे चलकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन आप इस अदालती फैसले को कैसे देखते हैं? सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है, अब अगला प्रोसीजर क्या होगा इसके बाद? शाहजेब भाई मस्ट से दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन। इसके अंदर आइन की हाकमियत और कानून की बालादस्ती नजर आई, क्योंकि जितने भी फोरेंसिक एविडेंस थे, DNA था, ऑकुलर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, तमाम के तमाम एक चीज़ की गमाजी अक्कासी और तर्जुमानी करते थे। डैड ज़ाहिर जाफिर हैज़ कमिटेड अ ब्रूटल ऑफेंस ऑफ मर्डर। पहले रेप किया गया, ज्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद बड़ी बेदर्दी से नूर का सर जो था उसके तन से जुदा कर दिया गया। तो इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज वन ऑफ द साउंड एंड द वैलिड डिसीजन ऑन द पार्ट्स ऑफ आवर कोर्ट्स। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मैं पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, वीलॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, एक PN से प्राइम मिनिस्टर तक, एक कांस्टेबल से IG तक, तमाम लोगों ने जिन्होंने इस मसले को लाइमलाइट में रखा, हाइप देते रहे और तमाम कौम की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जो नज़र इस पर जमाई रखी। मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। और हमारी पुलिस पे जो अक्सर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, ये एक ऐसा केस था जिसमें आई विटनेसेस नहीं थे, जिसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पे जिस तरीके से DNA कंडक्ट किया गया, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, फोरेंसिक करवाया गया और विदाउट हैविंग एनी आई विटनेस इस केस को कोर्ट ऑफ लॉ से डिसाइड करवाया गया और एक नया ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया गया। आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एडमायर द रोल ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इन दिस रिगार्ड। स्टेट का बड़ा मौसर, एफिशिएंट और इफेक्टिव रोल नजर आया। जो आपने बात की दूसरी कि आप इसको आगे कैसे देखते हैं, देखिए शाहजेब 21 मार्च 2021 को मोटरवे केस का फैसला आया था। आबद और शफकत को सजाए मौत दे दी गई, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो सजा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवाई जा सकी। आप जैसे बड़े विजिलेंट और डायनामिक जो एंकर्स हैं वो डेली बेसिस पे इन वाकयात पे नजरें जमाए रखते हैं, उसके बावजूद आप भी या हम जैसे लोग भी ये चीज़ समझते हैं, कासिर हैं इस चीज़ का इदराक करने से कि वो जो मोटरवे केस की सजा थी वो कब एग्जीक्यूट की जाएगी या वो किस स्टेज पे है, उसकी अपील कहाँ पे पेंडिंग है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े फैसले तो कर दिए जाते हैं, लेकिन अपील में जाकर भी
उसी तरह एक्टिवली, विजिलेंटली, स्पीडीली, एक्सपीडिशियसली चीज़ों को परस्यू करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो गंदे अंडे हैं, काले भेड़िए हैं, हमारे माशरे में सफाक दरिंदे हैं, उनको जब कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दे दी जाती है, ट्रायल कोर्ट से स्पेसिफिकली, तो हमारी रियासत की प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि अपील को भी विजिलेंटली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करे, अपेक्स कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, ताकि ये जो सजा है इसको और बैरिस्टर साहब, एग्जीक्यूशन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में हम ये कह दें कि ऐसा भी है कि मुल्जिम जाहिद जाफर के पास अभी भी आला अदालतों में अपील दायर करने का हक है। बिल्कुल जी, हाई कोर्ट एक फोरम है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फोरम है, फिर सदर पाकिस्तान के सामने अपील जो रहम की अपील की जा सकती है, तो 2-3 फोरम्स तो अभी मौजूद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब इतनी लंबी एक्सरसाइज करने के बाद लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पार्ट पे, वुकला के पार्ट पे, कोर्ट्स के पार्ट पे, फिर भी अगर एक शख्स को सजाए मौत एग्जीक्यूट करवाने में 2, 3 या 4 साल लगें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम हमेशा ये बात कहते हैं शाहजेब और माया के हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन मैं एक स्टेप आगे बात करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है विकास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरजेंसी की जरूरत है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, वो पे हम अग्री करते हैं, लेकिन उसके लिए एक माइंडसेट सबसे पहले एक जरूरी है कि उस चीज को एक्सेप्ट तो किया जाए, रजिस्टर तो करो, उस बात को तस्लीम तो करो। उस तस्लीम करने के लिए वो दिमागी तवाजुन भी तो चाहिए। और आप भी हमारे साथ हैं और हमें इसी कन्वर्सेशन में हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने और वकास, आप दोनों ने वक्त निकाला है हमारे लिए। आज डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आज ऑब्वियसली इंसाफ मिला, जिसकी जो है वो इस नौयत का जो फैसला आना था, उसकी उम्मीद थी, वो आया। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहब को अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जरूर बताइएगा। और साथ साथ और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, वरना मैं वकास की तरफ ये सवाल करना चाहूंगी। ठीक है, इस केस में पहले दिन से ये उम्मीद थी कि ऑब्वियसली इस नौयत का फैसला आएगा। वकास साहब, मुल्जिम के वालिदैन को जो है वो बरी किया गया, मगर ये बात भी है कि इब्तिदा में ये बातें आ रही थी कि वालिदैन भी जो है इस कार्रवाई में मुजरिम के जो जुर्म है वो छुपाने में उन्होंने किरदार अदा किया था। इस बात में कितनी सदाकत है, क्या वाकई ऐसा था या नहीं? जी वकास साहब। देखें माया, जो वालिदैन की हद तक सेक्शन 176/201 है पाकिस्तान पिनल कोड की दफात, वो इम्पोज की गई थी कि इन्होंने जाए वक़ुआ से सबूत को मिटाने में, लाश को हटाने में और जाहिर जाफिर को वहाँ पे भगाने में मदद की है, पार्टिसिपेट किया है, फैसिलिटेट किया है इन दी कमीशन ऑफ क्राइम। सो दैट्स वाई अंडर द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इन पे भी वही चार्जेस लगेंगे कि इन्होंने कत्ल करने में, रेप करने में और तमाम तर जो जराइम वहाँ पे सरजद किए गए उनमें इसने जाहिर जाफिर की मदद की। लेकिन मैंने कल जो है फैसले से पहले 3-4 डिफरेंट टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि जो उसकी वालदा है उसका तो इसके अंदर कोई गिल्ट नहीं था, कसूर नहीं था, शायद उसकी हद तक जो थी वो उसको एक्विटल कर दिया जाता, लेकिन जो बाप का किरदार था, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, वो कनेक्ट करती थी कि बारहा उसको उसके साथ कनेक्शन में था और बाप ने उसको मना नहीं किया, बल्कि थेरेपी सेंटर के वर्कर को भेजा कि अब जो कत्ल हो चुका है वो आप उस लाश को हटा दे। तो इन तमाम चीज़ों को तनाजुर में देखे तो मैं ये समझता हूँ कि बाप की हद तक तो अभी जो अपील है वो की जा सकती है इनकी तरफ से, लेकिन इन नटशेल अगर मैं अपनी डिस्कशन आपके सामने रखूं, आई मस्ट से कि जो चौकीदार था, लेकिन वकास साहब वही वाली बात है ना कि हमने सुनी थी, लेकिन वही वाली बात है, अवाम के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं नूर मुकद्दम को लेकर, उसको इंसाफ दिलाने के लिए लेकर, लोगों की दुआएं इस तरीके से। आपने कहा कि सोशल मीडिया क्या, हर इंसान क्या, हर दिल रखने वाला, अल्लाह से डरने वाला इंसान ने जो है वो इस इंसाफ के लिए दुआ की थी। माइंडसेट की बात करते हैं, हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं। लेकिन आज इंसाफ मिला, एक माइंडसेट जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की नौयत की जो हालात होते हैं, हम ये सोचें कि भाई इंसाफ मिलेगा, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर इस तरह की जो कैफियत होती है, इस तरह के जो हालात होते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस एक ऐसा काम कर रहा है जो शायद इस मुल्क की इस्लाह में, इस मुल्क की तब्दीली में बहुत बड़ा काम आ सकता है। ये जो केस है ये इस हवाले से मुनफरिद है कि इसका फैसला वक्त पे आया
और इस फैसले ने लोगों की स्पिरिट को बड़ा ऊपर कर दिया। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, घर के अंदर जितनी भी औरतें हैं, हमारे माशरे में जितनी औरतें, उनको कम से कम ये इत्मीनान ज़रूर हुआ कि इस मुल्क में अभी भी अदल इंसाफ है, या इस मुल्क में अभी भी ऐसा निज़ाम है कि इंसाफ मिल सकता है। एक तो ये खुशखबरी की बात ये कि इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी लिया था, और इसमें वकला की और इसमें जुडिशरी सिस्टम की भी बहुत बड़ी कारनामा है कि उन्होंने 7 के अंदर इसका फैसला दिया। उस हवाले से तो खुश आइन बात है। अब जो चीज़ यहाँ पे हमें समझनी है वो समझनी है कि एक पर्टिकुलर माइंड सेट है। अच्छा, इस माइंड सेट को माशरे में हम कई दफ़ा एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैरत के नाम पे कत्ल, कारोकरी, बिनी, क्या ये जायज़ है? गैरत के मतलब आप कौन होते हैं किसी को कत्ल करना? तो ये भी कहा जाता है कि जी वो थी ऐसी, उसको कत्ल कर दिया गया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बात। तो मेरे ख्याल में इस माइंड सेट को इस तरह समझे कि अगर आपके पैरों के नीचे एक चूटी आ जाती है और बिला वजह आप उसे मार देते हैं, तो आपको उसका हिसाब भी देना है। तो अगर एक चूटी का हिसाब आपने देना है तो इंसानी जान कितनी कीमती है, उसकी तकरीम क्या है, उसकी इज्जत क्या है खुदा की नज़र में। तो अगर ये इंसाफ प्रॉपर होना है, अदल प्रॉपर होना है, तो इस शख्स दार पे जब तक नहीं डाला जाएगा, लटकाया नहीं जाएगा, तब तक मेरे ख्याल में हमारे अंदर ये इस्तराबी कैफियत रहेगी कि जी अनाउंसमेंट हो गई, जजमेंट हो गई, फैसला हो गया, लेकिन इसको उस अंजाम तक पहुंचाने में कितनी देर लगती है, मेरे ख्याल में हम सब ने ये देखना है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसको अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे, एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कैसे वाकयात होते हैं, और हम इंसाफ भी अब होता नजर आ रहा है, अगर हमें अब मुख्तलिफ केसेस में सजाए मौत भी सुनाई जा रही है और सजा भी दी जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि सजा देने के बावजूद मिसालें भी बन जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वाकयात रुकते नहीं हैं, फिर भी ऐसे वाकयात हर कुछ अरसे के बाद हमें नजर आते हैं? इसकी क्या बड़ी वजह है? देखिए, एक वजह तो सच्ची बात यह है, जब आपके माशरे में फौरी इंसाफ ना हो और फौरी सजा ना हो और नजर ना आए, तब तक ये वाकयात होते रहेंगे। दुनिया में हर मुल्क का कोई मुल्क ले ले, दुनिया में क्राइम रेट है, रेप है, कत्ल है, मगर कम है। और अगर बंदा पकड़ा जाता है, मैं कई दफा एक सीरीज है फॉरेंसिक फाइल्स देखता हूँ, मुझे हैरत होती है, 24 साल के बाद वो बंदा पकड़ा गया। 24 साल के बाद डीएनए, उनके पास टेक्नोलॉजी कम थी मगरिब में, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, जब टेक्नोलॉजी आ गई तो 24 साल में के बाद वो बंदा पकड़ा गया। ये होता है अदलो इंसाफ। तो अगर हम माशरे में इस चीज पे नजर करें कि एक हमारी रीजन अदलो इंसाफ, दूसरा गुर्बत। अच्छा, ये दो चीजें खतरनाक होती है किसी भी गुर्बत जन्म देती है जराइम को। तो अच्छा, गुर्बत के बाद एक तीसरी चीज जो वो ये है कि इंसाफ का कोई सिलसिला नहीं है। तालीम के अंदर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिर्फ देती है इंसान की अखलाक, किरदार, उसकी ज़हन साथी को काम हो रहा। कुछ फैक्टर्स ऐसे मिसिंग है सोसाइटी में, जिस पे मेरे ख्याल में हमें फौरन इस पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मीडिया के जरिए हम लोगों की जहन साजी करनी है, लोगों को समझाना है कि दूसरे शख्स की जिंदगी कितनी कीमती है, किसी और के माल पे नजर रखना या किसी और के माल को चुराने की कोशिश करना कितना खतरनाक जुर्म है। अगर ये ख्याल साजी हो जाए थ्रू, चाहे वो ड्रामा हो, फिल्में हो या मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आए उस पर बात करें, तो टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेगा, तब जाके इस कौम की इखलाकी किरदार पे हम काट सकेंगे। इस वक्त अगर आपने हमारा किरदार देखना है, हमारा नस्ब ज़ब्त देखना है, हमारा हौसला देखना है, तो आप रोडों पे खड़े हो जाए, आपको नजर आ जाएगा। 15 मिनट किसी सिग्नल पे खड़े हो जाए, जिस तरह लोग ट्रैफिक चलती है ट्रैफिक, जिस तरह लोग कानून को तोड़ते हैं, जिसकी जो मर्जी जहाँ जाता है, कहीं लाइन लगी हो, आप देखें लाइन में कोई शख्स खड़ा होगा, वो अजीब एंग्जाइटी में होगा, उसको यकीन नहीं होगा कि आगे मेरी बारी आएगी, वो इधर उधर देखेगा। तो ये जो शॉर्टकट देने की हमारी आदत है, हमारे अंदर ये जो एक अजीब सी अनट्रस्ट है, ट्रस्ट ना करने का, तमाम चीजें टाइम लगेगा, मगर हमें इस पे अब बड़ा काम करना होगा। बिकॉज देखिए, 4 नस्लें तो आपकी नियरली खत्म हो गई। इस वक्त वो बच्चा जो इस वक्त स्कूल में है, उसके जहन भी खत्म हो गया, मतलब आपने वही अकायद, वही बिलीव, वही किरदार, वही बिहेवियर डाल दिया। अब हमें ये करना है कि अब नेक्स्ट जनरेशन दुनिया में आएगी, तो उसके लिए हमने क्या माहौल बना। बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब, लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें एज अ माशरा अगर इम्प्रूव करना है तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ, लेकिन माँ बेटियों के लिए आप नहीं समझते कि उनको एक उम्मीद की जो है किरण नज़र आई है कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक,
खुदान खास्ता इस तरह का वाक़या कभी किसी बहन बेटी के पास जो है साथ उसके पेश ना आए, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आता है तो कम से कम इंसाफ मिलने की एक उम्मीद, एक बैरियर, कम से कम एक रास्ता तो नजर आया या एक मिसाल तो बनी। ये तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मिसाल है, मतलब मैं तो कहता हूँ ना बहुत बड़ी मिसाल है कि एक हवा का ठंडा झोंका आया, इंसान एक रेगिस्तान में हो, खतरनाक जगह पे हो जहाँ गर्मी बड़ी शदीद हो, वहाँ एक हवा का झोंका, तो ये वाकये ने कल पाकिस्तानियों के चेहरे खिला दिए। बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ लोग इस किस्म की चीज़ों के खिलाफ हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनके लिए बड़ी खुश आइन बात थी। अलबत्ता देखें, हमें इस वक्त इस वक्त का नहीं देखना, हमने आगे देखना है। अगर हमें इस मुल्क के अंदर वो तब्दीली लानी है कि जिससे एक शख्स, एक आम शख्स इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके, उसकी इज्जत नफ्स महफूज हो, उसकी जान महफूज हो। डॉक्टर साहब आखिर में बस ये बताएं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने ये केस देखा है, खासतौर पर अगर हम जाहिर जाफर केस की बात करते हैं, तो जो जाहिर जाफर का इस बेदर्दी से कत्ल करना है नूर मुकद्दम को, ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? ये ताकत का एक बहुत बड़ा शो है। जब इंसान के पास दौलत हो, जब इंसान के पास कुव्वत हो, और फिर उसके बाद उसको ये लगे कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और दूसरी चीज जो बड़ी अहम है, हमारे घर में जब लड़की पैदा होती है तो आम तौर पर खुशी नहीं होती जितना कि बच्चा पैदा होने। तो मर्द की राइट है, हम औरतों के हुकूक देने की तो बात करते हैं, सिर्फ ज़बानी होता है। थैंक यू। मगर जब वक्त आता है तो बहन बिल्कुल ज़बानी होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस अहम मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी थी और इस पर आपने हमारी रहनुमाई भी फरमाई। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो जिस किस्म की हम ज़हनी कैफियत हमने देखी और जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है, ये बहुत बड़ी मिसाल है बहुत सारे केसेस के लिए, आगे आने वाले केसेस के लिए इसका हवाला दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आगे चलते हैं और आगे चलकर एक और स्टोरी है जो शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हफ्ते का आखिर है और इसमें हमेशा आपको बताते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। लेकिन जो हलचल इस वक्त मची हुई है दुनिया भर में, उसका भी एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मौजूदा आलमी हालात की वजह से अमेरिका, यूरोपियन और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखी गई। जापान, चाइना, सिंगापुर की मार्केट्स में 3% तक जो है वो गिरावट हुई है साथ साथ आज़िब। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अगर 100 इंडेक्स की भी 1100 से जायद पॉइंट्स गिर गया। यानी क्रिप्टो करेंसी की अगर ग्राफ में भी बात करें तो उनका ग्राफ भी डाउन हुआ और साथ साथ बिटकॉइन के भी हवाले से। बिल्कुल, तो इसी पर इन्हीं हालात पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्या असरात मुरतब ये कर रहे हैं जो इस वक्त दुनिया भर में हालात देख रहे हैं, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई साहब से। अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, आलमी स्टॉक मार्केट्स गिरावट का शिकार हुई हैं और जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है वो भी हम देख रहे हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किन खदशात का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जाहिर है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या दुनिया भर की स्टॉक मार्केट हो, वो इंटरनेशनल सिनेरियो को भी देखते हैं और इंटरनल सिनेरियो को भी देखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती ये है कि न सिर्फ इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो हमारी फेवर में नहीं है कि दुनिया में जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं और ख़ित्ते में जो है वो जंग शुरू हो गई है, और साथ साथ इंटरनली भी जो यहाँ पर पॉलिटिकल हालात हैं, जहाँ नो कॉन्फिडेंस वोट की बातें हो रही हैं, जहाँ अनसर्टेनिटी की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो प्रेशर आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो शाय हो रहे हैं और अपने अपने सरमाया को जो है वो निकालने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अहमद चुनाई साहब, मौजूदा आलमी सूरत हाल को ताजिर बरादरी जो है वो कैसे देख रही है? क्या सरमायाकार जो है इस वक्त खौफजदा हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है जिस पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मगर अगर आप प्रैक्टिकल हालात देखें तो अगर वहाँ जंग हो रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, तो पाकिस्तान के इससे क्या अफेक्ट हो रहा है? पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा ट्रेड ना रशिया से है, यूक्रेन से है, ना कोई इतने बड़े स्टेक्स हैं पाकिस्तान के रशिया या यूक्रेन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली देखें तो असर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग खौफजदा हो जाते हैं कि पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा। अगर यहाँ की मार्केट्स देखें इस वक्त, आप हमारे रिजल्ट देखें, आप हमारे जो प्रैक्टिकली यील्ड देखें, तो सबसे अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं पाकिस्तान में इस वक्त। जो हमारी लिस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं उनके वो इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि मैंने कभी अपनी 25-30 साल कारोबारी तारीख में इतने बेहतरीन रिजल्ट नहीं देखे। और ये रिजल्ट जो है वो ये अश्योर कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सही सिफ्ट में जा रही हैं।
हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बेहतरीन मौके हैं। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि बायर्स मार्केट होनी चाहिए कि लोगों को धड़ाधड़ जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल उल्टी हो गई है। उल्टी होने की वजूहत मैंने पिछले सवाल के जवाब में बताई कि इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक जो है वो दोनों हमारी फेवर में नहीं है। इसकी वजह से लोग जो है इन्वेस्टर्स जो है हो रहे हैं और अपना सरमाया निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि अगर हमसे मशवरा लें और हमें पूछें तो हम समझते हैं कि ये वो मौका है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भरपूर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जानी चाहिए। बिल्कुल सर, भरपूर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। अहमद साहब, साथ में ये बता दें कि आइंदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैसे रहेंगे? देखिए, बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि अगर लोग थोड़ा सा सेंस ले लें, थोड़ा सा जो है वो हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो स्टॉक्स की यील्ड है, उनकी तरफ देख लें, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छे जाने चाहिए। छोड़ दें डोमेस्टिक हालात, छोड़ दें हमारे इंटरनेशनल हालात, लेकिन हम तो उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जिसकी लिस्टिंग जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुई है, और उन लिस्टिंग्स में जो जिन कंपनी से जो मुनाफा कमाया है वो एक रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। तो अगर प्रैक्टिकली बात देखें, लोगों को सेंस देखें, लोगों का एक इन डेप्थ स्टडी देखें, तो हालात बहुत अच्छे होने चाहिए स्टॉक मार्केट के, लोगों का इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पिछले दिनों काफ़ी पैसे जो है वो नुकसान किए हैं। जिन शेयर जो हैं वो अगर लेट से 170 पर ट्रेड कर रहा था तो आज 70 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये इतना बड़ा नुकसान है कि शायद वो सस्टेन नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ मैं तो बरमला यहाँ पे कहूँगा कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक पैनिक सेलिंग है। ये म्यूचुअल फंड्स अगर सेलिंग ना करें, लोगों के सेंटिमेंट वो सही रखें, तो मार्केटें बहुत बेहतर हो सकती है, इसकी कोई वजह नहीं। बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से मार्केट्स बेहतर हो भी सकती हैं। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसा हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे, बहुत सारी स्टोरी इस प्रोग्राम में भी शामिल करना बाकी है। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। सबसे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे बेचैनी से आपका इंतजार। पूछें क्यों भाई? पूछें इसलिए बिकॉज अब PSL की बात आने वाली है, और अब ऑब्वियसली बढ़ते हुए लम्हात जो हैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि फाइनल में एक टीम कौन सी जा रही है, वो है मुल्तान सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी जो टीम कौन सी जाएगी उसका पता चलेगा बिकॉज जब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में ये जबरदस्त मैच होगा शाहजेब। बिल्कुल, अब मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का, जो कि एलिमिनेटर दूसरा राउंड है। साथ में आपको ये बताएं कि जो जीतेगा, जैसे कि माया बता रही हैं, उनका मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज की कौन सी टीम जो है वो मैच जीतती है। साथ में आपको बताएंगे जिस तरीके से मैचेस जारी हैं, और अगर हम कल के मैच की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त हुई है, लेकिन सूरत हाल जो बनती जा रही है इस पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, जो सूरत हाल हम बनती देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये लाहौर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लाहौर की जब सूरत हाल देखते हैं, अब तो मैच जो होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें आपको क्या लग रहा है? कराची के ग्राउंड पर लाहौर जीत रहा था, लेकिन लाहौर आके अपने होम ग्राउंड में भी लाहौर नहीं जीत पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर माया, आपको भी और शाहजेब को भी। दरअसल लाहौर कलंदर्स को तो अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज हासिल है। पिछला मैच वो हारे, कहते हैं ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, और उनकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत कुछ रिलाय कर रही है फखर जमान पर, कि जिन्होंने रिकॉर्ड 584 रन इस टूर्नामेंट में बनाए। लेकिन मैं समझता हूँ आज का मैच लाहौर के लिए डू और डाई मैच है। इससे पहले लाहौर की टीम 2020 में PSL के फाइनल में पहुंची, जहां कराची किंग्स ने उसको कराची में हराया था, और लाहौर की टीम जब से 2016 से जब से PSL शुरू हुई है, अगर आप देखें तो इब्तिदाई 4 बरस तक तो वो आखिरी नंबर पर आती रही, फिर उसके बाद उसने टेक ऑफ किया है। मैं समझता हूँ आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर,
क्योंकि इस्लामाबाद कल पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देने के बाद उसका मोरल अप हुआ है। उसके 3 जो इंजर्ड प्लेयर्स थे, शादाब खान, हसन अली, फहीम अशरफ, टीम में वापस आ गए और सोने पे सुहागा एलेक्स हेल जिसने कल 60 रन से ज्यादा की इनिंग्स खेली, वो भी वापस आ गया। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया माया, और मैं समझ रहा हूँ कि आज जबरदस्त मुकाबला मिलेगा देखने को, क्योंकि लाहौरी जो है वो पूरी तैयारियों के साथ है। आप देखते होंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ज्यादातर पोस्टर्स लाहौर कलंदर्स के होते हैं। एक तो आज मैं लाहौर के साथ हूँ, आज मैं लाहौर के साथ ही हूँ। आप लाहौर के साथ, तो फाइनल में भाई धोखा देंगे ना, फाइनल जाएंगे मुल्तान के साथ। नहीं, एक तो दूल्हा मियां ने कह दिया था ना कि जब तक लाहौर नहीं जीतेगा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं रुखसती नहीं कराऊंगा, तो वो भी ग्राउंड में मौजूद थे। देखें क्या होता है उनके साथ। ये बड़े मजे के प्ले कार्ड वैसे पीएसएल हम देख रहे हैं। एक कोई भट्ट साहब से अपना उधार भी वापस मांग रहा है। नहीं सच्ची में सीरियसली, अच्छा मैंने नहीं देखा। बट बड़ी कल मजेदार जो है वो हमने देखी, तस्वीरें भी देखी और फुटेजेस भी देखी। और जब लाहौर और मुल्तान का जो मुकाबला हो रहा था तो बड़े लोग जो है ना, ऑब्वियसली होम ग्राउंड है लाहौर का, लेकिन आप मुझे इतने याद आ रहे थे बेग साहब में, जो बेग साहब के जो अल्फाज थे ना वो अपने मेरे कानों में गूंज रहे थे कि भाई ये जो है ना बहुत ज्यादा जीतते हुए आ रहे होते हैं ना तो फिर वो जरा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। मैंने बड़ी अल्लाह मियां से दुआ की थी, मैंने कहा अल्लाह मुल्तान सुल्तान की भी इज्जत रहे। जी बेग साहब, लेकिन माया उसमें लाहौर कलंदर्स की गलतियों का बड़ा दखल था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन लाहौर कलंदर्स में क्या सारे रन फखर जमान अकेला बनाएगा, बाकियों को भी तो रन स्कोर करना है। अब्दुल्ला शफीक भी थे और उसके अलावा कामरान गुलाम थे। बदकिस्मती से मोहम्मद हफीज जल्दी आउट हो गए, डेविड वीजे है, समित पटेल है, उनकी टीम तगड़ी। लेकिन वो रन अब एक ही आदमी पर अगर आप बहुत ज्यादा इन्हिसार करेंगे तो फिर डेफिनेटली नतीजा यही होगा जो उनके सामने आया। हालांकि उससे पहले जो एक पार्टनरशिप अच्छी बनना बहुत जरूरी है, आपके ख्याल में ऐसा ही है? बिल्कुल T20 क्रिकेट है शाहजेब, इसमें जब तक पार्टनरशिप अच्छी नहीं डेवलप होगी, अगर आपकी विकेट धड़ाधड़ गिरना शुरू होगी तो डेफिनेटली फिर दबाव आप पर आएगा। और मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स अपनी उन गलतियों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेगा। आज बहुत कुछ स्टेक पर है लाहौर कलंदर्स का। लाहौर में हो रहा है, गद्दाफी स्टेडियम में 24,000 तमाशाई मौजूद होंगे, प्ले कार्ड होंगे, सपोर्टर्स होंगे। तो अगर आज लाहौर ने अपने सपोर्टर्स को मायूस किया तो फिर बड़ा बुरा हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़ा टफ मुकाबला होगा। क्रिकेट में तो हार जीत होती है, 2 टीमें मैदान में उतरेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी। लेकिन लाहौर को आज देखते हैं। लेकिन बेग साहब एक बात जरूर, अच्छा बेग साहब एक बात जरूर सुनने में आई थी, वो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली उनके अपने परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छी बात, ऑब्वियसली एक अच्छा उनका फीडबैक था लोगों को लेकर। कुछ एक्सपर्टीज ने भी ये कहा, एक्सपर्ट्स ने, कि भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन टीम को साथ लेके चलना, टीम को जो है ना एक लीडरशिप के साथ लेके चलना, उनको एक फ्रिक्वेंसी में रखना, कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी बात हुई थी। तो क्या आपकी नजर में भी ऐसा कुछ है कि कहीं इस तरह के हम देखते हैं मोहम्मद रिजवान को टीम को लेकर वो बैठते हैं, किस तरह वो बात करते हैं, एवरीबडी एग्रीज विद हिम, ये तो हमारे देखी हुए विजुअल्स हैं, तो व्हाट डू यू से? माया देखें, अभी शाहीन शाह अफरीदी नए आए हैं, कप्तान बने। हम सबको नहीं भूलना चाहिए 1982 में इंग्लैंड के दौरे पर इमरान खान जब मियादाद के खिलाफ बगावत हो गई तो कप्तान बन गए थे, उस वक्त नए आए थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आदमी कप्तानी सीखता है, इतनी जल्दी उनके बारे में राय कायम करना दुरुस्त नहीं है। रिजवान सीजन कैंपेनर है, रिजवान काफी अच्छे से खेल रहे हैं और रिजवान की कप्तानी नुमाया फर्क साबित हो रही है मुल्तान सुल्तान की जानिब से। दूसरी तरफ शादाब खान की कप्तानी भी बड़ी अहम है। 3 मैचेस वो नहीं खेले, कल जब वो वापस आए न सिर्फ कप्तानी उन्होंने अच्छी की, 1 डाउन पोजीशन पर खुद बैटिंग के लिए आए, तो फर्क तो पड़ता है कप्तान के होने से, जो कि किसी फौज का सिपा सालार ही जो है वो फ्रंट से लीड करता है। और मेरे ख्याल में इन लोगों ने दोनों ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। कप्तानी से फर्क पड़ता है। मिर्जा साहब, ये तो हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ जो हुआ है, आप वहाब रियाज साहब की कप्तानी कैसे देख रहे हैं और क्या वजह है उनकी हार की? वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देखें, पेशावर ज़ल्मी ने कल जो है ना कैलकुलेट सही नहीं किया। आखिरी ओवर देखे उन्होंने बैन जो इंग्लैंड का प्लेयर आया उसको दिया और वहाब रियाज ने अपने ओवर्स पूरे करा लिए। सलमान इरशाद जो रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से सामने आए, कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। 15 विकेटें ले चुका है सलमान इरशाद इस टूर्नामेंट में और अब चीफ सेलेक्टर को सोचना चाहिए कि उसको कंसीडर करें, उसको पॉलिश करें। लसित मलिंगा की जगह स्लिंगी एक्शन है उसका। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी ने जो गलती की शाहजेब जी बेग साहब, सारे की बात कर रही हूँ, इससे बेहतर सा सवाल अपनी बात को कंप्लीट करते हुए दे दीजिएगा। आपके ख्याल में ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच किसका होगा, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का या मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का? बात अपनी प्लीज मुकम्मल कीजिएगा जी।
मेरे माया जो भी टीम पहुंचेगी फाइनल में वो बेहतरीन टीम होगी। मेरे ख्याल में कोई भी टीम पहुंचती है, अब आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम वो वाहिद टीम है जिसने 2 मरतबा ये HBL PSL जीती है। पहला जो एडिशन था 2016 का और फिर उसके बाद तीसरा एडिशन 2018 का। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज्यादा उसके चांसेस होंगे, तजुर्बाकार हैं। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान जिस तरह से खेल रही है लास्ट ईयर, जिस तरह उसने फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को हराया, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान टफ टाइम देगी किसी भी टीम को। अगर लाहौर कलंदर आज इस्लामाबाद को हराती है और कल वो परसों फाइनल खेलती है तो लाहौर कलंदर भी एक बड़े खतरनाक अपोनेंट साबित होंगे, मैं समझता हूँ। खतरनाक अपोनेंट साबित होंगे। मिर्जा साहब का तजिया हमेशा बड़ा बेहतरीन होता है। और मिर्जा साहब आप देखेंगे कि ये आज के मैच में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया और तजिया भी दिया इस पूरे PSL पर, जिसके मैचेस इस वक्त हम देख रहे हैं भरपूर जारी हैं। और अब जो मैच होने जा रहा है वो बड़ा फैसला कुन मैच है, क्योंकि उसके बाद जो टीम है वो जाएगी फाइनल में और मैच होगा मुल्तान सुल्तान के साथ, तो लाहौर कलंदर्स, और मुकाबला हम देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तस्कीन फाउंडेशन पहले भी सबसे बड़े पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है और ये मेरी पर्सनल फीडबैक है। जो मेरे आसपास के लोग, मेरे जानने वाले, मेरे हल्के वाले, उन्होंने इनकी कोशिशों और काविशों को बहुत सराहा था। क्या बच्चे की फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन सिर्फ चंद नंबरों की वजह से आ जाए तो क्या बच्चे को प्रेशर करना ठीक है? क्या माँ बाप का बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस देना, वहीं पर उनको उनकी ग्रोथ नजर आती है? क्या कभी कभी माँ बाप वो लाइन क्रॉस नहीं कर जाते कि बच्चों को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ चले जाते हैं? ये बड़ी बारीक सी लाइन होती है, तो क्या हमें वो क्रॉस कर देनी चाहिए? क्या हमें मालूम है क्रॉस करने से क्या होगा? क्या हमें मालूम है हमारे बच्चे के साथ क्या होगा? या हमारे घर में एक छोटा जो फर्द है जिसकी वो ग्रोइंग एज है उसको हम किस तरह ठेस पहुंचा सकते हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहा साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला सवाल आपसे करूंगी, तालीमी दबाव का तालिबात को बच्चों के ऊपर, एक मासूम जहनों के ऊपर क्या असर होता है? जी तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत जो हमारी जो सर्विस है ज़हनी सेहत की सर्विस, बहुत सारे ऐसे बच्चे और तुलबा हमसे रब्ता कर रहे हैं बिकॉज जो प्रेशर है पढ़ाई का, और पढ़ाई से ज़्यादा जो वालिदैन का प्रेशर है जो उन पे डाल रहे हैं पढ़ाई के उस पे, तो उसकी वजह से उनकी ज़हनी सेहत बहुत मुतासर हो रही है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मुतासर हो रही है, उनकी खुद एतमादी मुतासर हो रही है, और फिर उसकी वजह से उनमें बहुत सारी ज़हनी दबाव का वो सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम आजकल देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड आया, कोविड के बाद ये पूरा माहौल ही तालीम हासिल करने का बदल गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पढ़ाई का दबाव है, लेकिन दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से जो उनकी ज़हनी सेहत भी मुतासर हो रही है। अब इसको एक सही रास्ता निकालने के लिए, कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कि ज़हनी सेहत भी ठीक रहे और इस दबाव को भी कंट्रोल किया जा सके, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? वालिदैन को क्या करना चाहिए खासतौर पर इन बच्चों के लिए? जी, जिस तरह आपने बोला कि कोविड भी, उसके साथ जो ट्रांजिशन आई, ये ऑनलाइन लर्निंग वगैरह, उस सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा है। और देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कामयाबी का मतलब क्या है, कि कामयाबी क्या होती है। कि कामयाबी का मतलब ये होता है कि आप क्लास में फर्स्ट आए, या कामयाबी का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा इंसान बने जो अपने जज्बात, ख्यालात पे काबू कर पाए और जिस्म वगैरह का ख्याल रख पाए, ताकि वो उसकी कारकर्दगी मुतासर ना। और हम इस तरह बहुत देखते हैं कि जो सबसे बच्चे क्लास में सबसे तेज़ होते हैं, मतलब पढ़ाई में सबसे तेज़ होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स नहीं बन पाती, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर पड़ता है कि आप अपनी क्या कहते हैं IQ को बढ़ाने के लिए। लेकिन तो उनकी जो क्या होता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जो उनकी जज्बात और समाजी जो ताल्लुकात के स्किल्स वगैरह होते हैं, वो उनके डेवलप नहीं हो पाते। तो इवन दो वो पढ़ाई में तेज होते हैं, वो जिंदगी में इतने कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर वो कम्युनिकेशन वगैरह स्किल्स नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें देखना कामयाबी का मतलब क्या है, और क्या ज्यादा मार्क्स लाने से कि बच्चा जिंदगी में कामयाब हो भी सकता है या नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मुझे एक बहुत अहम सवाल आया, जिससे मैं खुद नहीं हूँ, और मैं आज ओपनली, मुझे बोलने में कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं आज जहाँ भी पहुँची हूँ अपनी मेहनत से पहुँची हूँ और दुआओं से पहुँची हूँ बहुत सारे लोगों की। हमारे माशरे में अगर किसी बच्चे को आप नंबर कम से छोड़ दो, अगर बच्चा आपका फेल हो जाता है
तो उसको माशरती तौर पर उसके अंदर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तबाह करने में माशरा जो है वो किरदार भरपूर अदा करता है। नहीं तो उसके घर में तू फेल हो गया, तू फेल हो गई, अब क्या होगा, जिंदगी में क्या करोगे, तुम तो फेलर ही हो। एक फेल होना क्या बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक ग्रोइंग एज में क्या इतनी बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है क्या डॉक्टर साहब? खत्म हो गई जिंदगी उसकी? मतलब ऑफ कोर्स नहीं, मतलब लेकिन मसला ये होता है कि इस तरीके से उनके प्रेशर डाला जाता है कि वो उनको लगता है कि हमें जो लोग बच्चे अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो ये होता है कि यार एग्जाम में कम नंबर आ गए, अब अम्मा पापा को मैं किस रिपोर्ट दिखाऊं, जिंदगी खत्म हो गई। इतनी ये एग्जाम में चले कम नंबर एक ऑफ कोर्स एक टेंशन की बात है, लेकिन उसके ऊपर इतनी हावी कर लेना। और इसका मसला इसलिए बिकॉज अपने बच्चों की पढ़ाई डॉक्टर साहब की आवाज़ कट गई, बहुत अहम बात कर रहे थे। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब दोबारा जो है वो आवाज़ हम सुन सकें और वो बात वहीं से कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब आपसे दोबारा हम रब्ता करेंगे, प्लीज़ डू कम बैक, बिकॉज ये एक बहुत अहम इशू है कि बच्चों का फेल हो जाने पर उनके अंदर इतना खौफ हो जाता है, उनके इतना वो डर और दबाव का शिकार होते हैं। जिस तरह आपने अभी कहा कि वो डरते हैं, मैं माँ बाप का रिपोर्ट कार्ड आ गई, मैं फेल हो गया, या मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, या मैं इस क्लास में फेल हो गया। उसकी नफ्सियात वो खौफ में था, उसको फिर पैनिक अटैक्स होते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज डू कंटिन्यू कि एक बच्चे के सिर्फ नंबर कम और या फेल हो जाने पर वो अपने माँ बाप से कितना डरता है या वो किस नफ्सियाती दबाव से गुजरता है। जी डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि यार उनकी खुद कोई अहमियत नहीं रही, उनकी सेल्फ स्टीम जो खुद एतमादी है, इज्जत नफ्स बिल्कुल तबाह हो जाती है। और पूरा असल में उनको फिर ये लगता है कि उनकी पूरी जो बुनियाद है वो इन नंबर्स के आसपास ही बन गई है। जबकि जिंदगी, पढ़ाई अपनी जगह है, ताल्लुकात निभाना अपनी जगह है, हमारे अपने जो मशगले हैं उनकी भी अहमियत है। तो हमें बैलेंस अपने बच्चों में कल्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सही है, मतलब एक आध सब्जेक्ट में अगर परफॉर्मेंस नहीं हो, शायद उसका उसमें हुनर ना हो, शायद किसी और सब्जेक्ट में उसका हुनर हो, तो उसको फिर ऑप्शन दें कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम है। अगर हमें बच्चों को ज़हनी तौर पर सही रखना है और हमें क्या कहते हैं टेम्पररी फेलियर उनके ऊपर हावी नहीं करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहा जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल में हम जब काम की बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कामयाबी की बात कर रहे हैं, तो कामयाबी क्या है हम ये समझने की बहुत जरूरत है। हम बच्चों को एक रेस में लगा देते हैं कि तुमने फर्स्ट आना है, ये करना है, फर्स्ट डिग्री हासिल करनी है, एक प्रेशर होता है। हमें उस प्रेशर से निकलना चाहिए कि बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, उनके लिए सोशल लाइफ बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, उनको स्किलफुल होना जरूरी है, बजाय से कि हम उनके ऊपर ये प्रेशर डालें कि तुमने फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आने, इतने नंबर्स लेने हैं। तो इसी बात के साथ एब्सोल्युटली, बजाय इसके कि आप ये कहें कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, मेरा ख्याल है हमें कहना चाहिए जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक। सवेरे पाकिस्तान में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार और प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। तो एक बार फिर हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग की। रूस के यूक्रेनी इलाकों में पेश कदमी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के बाद शहरियों ने नकल मकानी करना शुरू कर दी। बिल्कुल नकल मकानी करना शुरू कर दी है। साथ में ऐसे में जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, जो पाकिस्तान ने भी अपने यूक्रेन से अपने शहरियों को खासतौर पर तलबा को वहाँ से निकालने के लिए, इनखला के लिए कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। फैसला कर लिया गया है पाकिस्तानी सफारतखाने की हम वतनों को यूक्रेन से फौरी तौर पर जो है वहाँ से निकालने की जो कोशिशें हैं वो तेज़ की गई हैं। पाकिस्तानी शहरियों को जंगज़दा इलाके से निकालने के लिए इकदाम अब जैसे कि तेज़ किए जा रहे हैं, वो इसी वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि जो हालात बनते
बनते जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो वो तमाम पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हैं, बच्चे फंसे हैं, तलबा फंसे हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, हर साल जाते हैं पढ़ने के लिए, मुख्तलिफ डिग्रीज के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, उनको वहाँ से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में जिस तरह की ये बताया जा रहा है कि जो फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई है उसके बाद में भी बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं। हम ये भी पता चला है कि अभी पाकिस्तानी सफारतखाने के हवाले से एलामिया के मुताबिक टर्नोपोल तक ट्रेन सर्विस अभी भी बहाल है। पाकिस्तानी सफारतखाने के एलामिया के मुताबिक, जैसे कि माया बता रही हैं कि ट्रेन सर्विस बहाल है और टिकट्स भी दस्तयाब हैं, और यही कहा जा रहा है कि वहाँ से जी उनको वहाँ से निकाला जा सके। तो ये तो पूरी सिचुएशन है जो बनती जा रही है, और सफारतखाना जो है पूरी कोशिश कर रहा है तमाम तलबा को वहाँ से निकाला जा सके। ये अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी थी। जैसे जैसे इस हवाले से मजीद खबरें सामने आएंगी, मजीद अपडेट्स आएंगी स्टूडेंट्स के हवाले से, हम आपको बताते रहेंगे। साथ में हम आपको ये बताते हैं कि इंसानियत, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे इंसानियत का, एहसास का, इंसानियत और एहसास का जब हम जिक्र करते हैं तो इंसानियत ऐसा जज्बा है जिसके लिए ज़रूरत है सिर्फ एक दर्दमंद दिल की। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली एक ऐसे इदारे की आज हम बात करेंगे जिसके हवाले से अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद हैरानगी होगी कि किस तरीके से ये हेयर टू हेल्प, ये हेयर है HAIR टू हेल्प, नॉट HERE, हेयर टू हेल्प, जिसका हिस्सा बनकर नौजवान जो कैंसर के मरीजों के हवाले से अगर है, कैंसर के मरीजों की एक मुस्कुराहट के लिए अपने बाल कटवाते हैं। अब तक इस कार्य खैर का हिस्सा कई नौजवान बन चुके हैं, और हेयर टू हेल्प नामी ड्राइव चलाने वाले सैयद फहद अली हमारे साथ आज मौजूद है। फहद साहब, आपको बहुत खुशामदीद, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छा काम कर रहे। सबसे पहले तो सलाम है आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को। फहद, कैसे हैं आप, और कब ये फैसला किया कि कैंसर के शिकार खवातीन को असली बालों का तोहफा दिया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इनवाइट किया। स्कूल के ज़माने में एक मेरी क्लास फेलो होती थी जिनको कैंसर हुआ था। फिर मेरे जहन पे बड़ा मतलब इसका गहरा असर हुआ था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट उनको इस तरीके का सिनेरियो फेस करना पड़ा। तो जब सोशल मीडिया बहुत आम हुआ पाकिस्तान में, तो उस टाइम एक वीडियो मेरे सामने, नज़रों के सामने से गुजरी कि कैंसर पेशेंट के लिए बाहर ममालिक में विग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही थी। तो मैंने सर्च किया पाकिस्तान में, तो इस तरह की कोई भी इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी। तो उस टाइम मैंने इस तरह का प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट करने का सोचा। सबसे पहले जो मुझे इश्यूज फेस करने पड़े वो यही थे कि लोगों ने इस पर बातें शुरू कर दी कि काला जादू होता है तो आप पेश होंगे आगे। लेकिन ये कि जो कोलीग थी मेरी, उन्होंने ट्रस्ट किया और हेयर डोनेट किए थे। उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि इसकी विग बनवानी किस तरह। तो हम लोगों ने डिफरेंट सैलून्स और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से का कांटेक्ट किया। तो फिर चाइना में हम लोगों को एक मैन्युफैक्चर मिला जो विग बनाने के लिए हमारे साथ तैयार हो गया। तो ये कि सिंस 2013 हम उन्हीं से विग बनवा रहे हैं, और वो हम लोग आगे कैंसर पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। राइट नाउ हम लोग अभी शौकत खानम लाहौर और इंटर हॉस्पिटल कराची को प्रोवाइड करते हैं। राइट। फहद, हमें प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि हेल्प में अब तक आप लोग कितने लोग हैं, कितने लोग शामिल हो सके हैं, और कितने अरसे से ये मुहिम जारी है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, अब तक हम लोग टोटल अराउंड 650 पेशेंट्स को हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डोनेशन हम लोग को रिसीव हुई है वो तो मेरे ख्याल से 2000 और या फिर 2500 हम लोगों को रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग हेयर डोनेशन ड्राइव कर रहे होते हैं ईयरली, कोविड की वजह से अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे, वरना हम लोग को प्री कोविड हेयर डोनेशन ड्राइव करते थे। उसके अंदर हमारे पास ईच हेयर डोनेशन ड्राइव के अंदर अराउंड 100-200 हेयर डोनेशन रिसीव हो जाती थी। बिल्कुल बहुत बड़ा कर रहे हैं आप लोग। बहुत मैं समझती हूँ कि इस तरह शाहजेब भी यही कह रहे थे कि जिस तरह लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि अपना एक बाल ना एक बहुत बड़ा आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, और वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में, आपकी सेल्फ ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट आपकी होती है अपने आपको लेकर कि मैं एक मुकम्मल, मेरी अज्जा हैं, मेरे बाल हैं। एक तो आप बीमारी से गुजर रहे होते हैं, और फिर आपको जब ये भी डिप्रेशन हो जाए कि आप दिख कैसे रहे हैं, और आप जाहिर है कोई भी हो जिसको ये कैंसर से गुजर रहा हो, उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं।
होती हैं, बहुत टेंशन होती हैं, ज़हनी दबाव होता है, तो उसके लिए मुस्कुराहट आ जाना किसी वजह से ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फहद, हियर टू हेल्प, एंड बहुत सारी दुआएं आपके और आपकी पूरी टीम के लिए, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और अब जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में, उनके लिए हम ये कहेंगे कि उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तारीफ भी हैं, साथ में ये अवाम की खिदमत के लिए भी अब मैदान में बाकायदा तौर पर आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं साबिक फ़ौजी अफसर और सफारतकार की, जिन्होंने अपनी सियासी जमात का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। पाकिस्तान आर्मी के साबिक अफसर और साबिक सफारतकार मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक ने पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के नाम से नई सियासी जमात लॉन्च की है, जबकि साद खटक साहब के मुताबिक उनकी जमात अशराफिया की सियासत को ख़त्म करने और आम आदमी को इक़्तिदार में लाने के लिए बनाई गई है। तो ये मकसद है उस जमात का, ये मकसद है जिसके लिए ये पार्टी कायम की गई है, बनाई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एकदम से एक आम इंसान के जहन में ना शादिब सवाल आता है, तो क्या एक आर्मी बैकग्राउंड या एक फोर्सेस बैकग्राउंड का जो सिताब रखने वाला एक फ़र्द है, क्या वो जो है वो एक पार्टी लीड नहीं कर सकता, क्या वो आवाम के लिए नहीं लड़ सकता? ये बहुत सारे सवाल एक आम इंसान के जहन में ज़रूर आते हैं, लेकिन आम आवाम के हवाले से अगर एक पार्टी का जो है वो बेसिक्स रखा गया हो आज के वक्त में, तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिलने का फिर इश्तियाक भी होता है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका बुनियादी जो मंशूर है वो क्या है, किस बुनियाद पर ये पार्टी खड़ी हुई है। तो मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके। बात करेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि मुल्की सियासत का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया गया आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। असल में पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ के ऊपर मौजूद जितनी भी सियासी जमातें हैं वो हमारी समझ के मुताबिक पाकिस्तान के 99% आवाम की नुमाइंदगी सही तरीके से अमली तौर पर नहीं करती, और न पाकिस्तान और पाकिस्तान के 99% आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है हमारी नज़रों में। आप देखिए, दुनियावी ज़िंदगी के हवाले से इंसान का सबसे कीमती सरमाया जो होता है उसकी औलाद होती है, और उसके बाद उसका दुनियावी माल व मता होता है। हमारा जो 1% अशराफिया है जो इस मुल्क के ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, उनकी औलादें और उनके माल व मता इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? जिन लोगों के औलादें और माल व मता इस मुल्क में ही मौजूद ना हो, वो इस मुल्क के 99% आवाम और इस मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं? तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के आम आवाम को, 99% आवाम को, और पाकिस्तान के 99% आवाम में से काबिल अहल मुहब्बे वतन तजुर्बाकार और नौजवानों को हिलाएं, उनको जगाएं, उनको झंझोड़ें, उनको मोटिवेट करें और उनको सियासत में आगे लाने के लिए, अमली तौर पर हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करें, ताकि वो आकर इक़्तिदार में आकर अपने मुस्तकबिल के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के और अपने आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल की जो इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर उनके फैसलों की ताकत अपने हाथों में लें और इस 1% अशराफिया से इस मुल्क की जान छुड़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही है जनरल साहब, हर एक पार्टी का जो है कोई ना कोई मंशूर होता है। अगर हम आम आदमी मूवमेंट की बात करें तो इस पार्टी का क्या मंशूर है? देखिए जी, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कायदे आज़म का नामुकम्मल एजेंडा तकमील पाया जाए। कायदे आज़म का नामुकम्मल एजेंडा क्या था? करारदाद मकासद को कागज़ के एक टुकड़े से निकाल कर आइन को उसके ताबे बना लिया जाए। हमारे तालीमी निज़ाम को नज़रियाती तौर पर और दीनी तौर पर हमारे वैल्यूज़ के ताबे बनाया जाए। अल्लाह ताला के साथ जंग को जो पिछले 73-74 साल से जारी है सूद की शक्ल में, इससे हमारे माशरे को पाक किया जाए। क्या ये सारे काम जो है हमारा अशराफिया 1% अशराफिया जिनका सब कुछ मगरब में मौजूद है, क्या वो ये लोग करेंगे? वो ये लोग कभी भी नहीं करेंगे, जिस तरह उन्होंने 73-74 साल में नहीं किया। ये काम पाकिस्तान के आम आवाम में से मुंतखब लोग करेंगे। वो कौन होंगे? वो हम नीचे से ऊपर के असूल के तहत हम आम आवाम में से लीडरशिप को इंशाल्लाह ऊपर लेकर आएंगे, उनको इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचाएँगे, उनको मौके दिलाएंगे कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करें। तब जाकर पाकिस्तान अपने नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान अपने असल पोजीशन में इंशाल्लाह इन द इंटरनेशनल। जी खट्टर साहब, तो आप क्या समझते हैं अशराफिया की सियासत से आपकी क्या मुराद है खास तौर पर, और जो इस वक्त सियासी जमातें काम कर रही हैं, आपके ख्याल में आवाम की खिदमत सही तरीके से नहीं कर रही हैं? मेरे ख्याल में तो अवाम की खिदमत तो दरकिनार कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के हमें लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है एक
तबाही की तरफ रवा दवा है। आप देखें मौजूदा हुकूमत ने तो बिल्कुल 70 साल की तबाही का सफ़र समझ लो 4 साल में तय कर दिया। गरीब आदमी जो है इस वक्त उसके मुंह से नवाला छिन चुका है, वो खुदकशी, डकैती, राहज़नियों के ऊपर आ चुका है। आगे पाकिस्तान कहाँ जाएगा वो सब आपके सामने है। इसको जो है ना इसके सामने बंद बांधने की ज़रूरत है, और वो बंद सिर्फ पाकिस्तान के आम आवाम ही, जिनका सब कुछ इस मुल्क में है, जो इस मुल्क के असल वारिसीन है, वो यही लोग सिर्फ इस पाकिस्तान को बचा सकते हैं। पाकिस्तान को ये लोग नहीं बचा सकते जिनका इस मुल्क के साथ कोई मफादात वाबस्ता नहीं, जिनके मफादात सारे इस मुल्क से बाहर हैं। वो लोग कैसे इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे? अगर होता तो ये मुल्क आज यहाँ पर क्यों होता? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, बलूचिस्तान और साबका फाटा में क़याम के लिए ऑब्वियसली आपने बहुत काम किया, तो बतौर फौजी मुल्क की खिदमत करना आपकी नज़र में कितना बड़ा एजाज़ है? देखिए जी, एजाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ख़ास तौर पे जिन हालात में हमने नौकरी की गुज़िश्ता 37 बरस से, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 20 बरस जिस तरह हमने नौकरी की, उसमें तो मुल्क की खिदमत करना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन अमली ज़िंदगी में मुल्क को सही तरीके से आगे ले जाने के लिए सियासी अमल में आम आदमी को मोबलाइज़ करना, देखें हमारे आम आदमी को और आम लोगों में से जो काबिल अहल और मुहब वतन और तजुर्बाकार और नौजवानान हैं, उनको ये बात ये बावर कराने पर मजबूर कर दिया गया है कि सियासत जो है एक गलीज़ खेल है, ये पैसे का खेल है, ये सरमायादार का खेल है, ये अशराफिया का खेल है, इसका आम आदमी की ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आम आदमी सियासत में ना आए। और इसी वजह से जो है इस साजिश के तहत आम आदमी को सियासत से दूर रखा गया है। उसको सिर्फ 5 साल में एक दफ़ा इलेक्शन में बैलेट बॉक्स के पास लाया जाता है, जब उसका वोट ले लिया जाता है, फिर 5 साल के लिए वो अमली तौर पर पूरे सियासत से बेदखल हो जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पर खड़ा है जिस तरीके से 1% अशराफिया ने पाकिस्तान को खड़ा किया। अच्छा खड़क साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अवाम तो बड़े परेशान है, तो और परेशानी अगर देखी जाए तो महंगाई की सूरत में भी है, साथ में पेट्रोल महंगा भी हो रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे आलमी बहरान भी ऐसे आ चुके हैं कि इस वक्त अवाम वाकई बहुत परेशान है। और जो सियासी जमातें हैं तमाम, जिस तरीके से हम उनको देखते हैं, बहुत अरसे से वो काम भी कर रही हैं। आप क्या समझते हैं जो सियासी जमात है, क्या अवाम को वो इस तमाम परेशानियों से निकाल सकती है? और अगर निकाल सकती है तो आपके पास क्या हल है इसका? देखें जी, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आवाम को इस मुश्किल को, इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए आवाम की जमातें चाहिए, आवाम के अपने लोगों में से नुमाइंदे चाहिए ऐवान इक़्तिदार में। जब आवाम जो है ना, हमने आवाम को, मैंने कहा ना, मोबलाइज़ करना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों में आएँ। हम कारवान निकाल चुके हैं, हम पौधा लगा चुके हैं, हम शमा जला चुके हैं। हम जो है ना, हमें मायूसी से जो है ना कोई ना डराया जाए, हमें धमकाया ना जाए, हमने ललकार दिया लोगों को। देखें हम पीछे के रास्ते बंद कर चुके हैं, हम किश्तियाँ जला चुके हैं, हम सर पे कफन बांध चुके हैं, हमारा कारवान आगे, हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में जा चुकी है, इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, इंशाल्लाह आगे ही जाता रहेगा। और हम पाकिस्तान के आम आवाम को शऊर दिलाते रहेंगे और इंशाल्लाह उनको आगे ले जाते रहेंगे। और जब तक इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी होगी, हमारे रफ़क़ा की ज़िंदगी होगी, हम इस कारवान को आगे ले जाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम आम आवाम में से लोगों को इक़्तिदार के आवानों तक नहीं पहुँचाएंगे, पाकिस्तान को वारिसीनों के हवाले नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रहेगी। खट्टर साहब, वही वाली बात है कि हमारे लिए तो वही अच्छा है, ऑब्वियसली जो मुल्क के लिए अच्छा है, जो मुल्क अच्छा सोचेगा हम उसके लिए, उसको डेफिनेटली उसकी आवाज़ उसकी ज़रूर बनेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है, ये जो नाम है आम आदमी मूवमेंट, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? देखिए जी, इस नाम के पीछे की कहानी ये कि हमने ये महसूस किया कि चूँकि मैं ख़ुद एक देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आम लोगों में रहा हूँ, मैं अशराफिया में नहीं रहा हूँ, मैंने गांव से तालीम हासिल किया, फिर मैंने गवर्नमेंट के हाई स्कूल से मैट्रिक किया, फिर मैंने FA पास किया और उसके बाद मैं फ़ौज में गया हूँ, 37 साल फ़ौज में रहा। ज़िंदगी के नशेब व फराज में देखता रहा हूँ, आम आदमी के मसाइल से और देहातों में मौजूद 80% लोगों के मसाइल से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आम आदमी को शऊर दिलाकर उसको इस का असल स्टेक होल्डर ना बनाया जाएगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मैं इसलिए जो है आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के 99% आम लोगों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए ये मत सोचे, इस साजिश में ना आए कि ये खेल सिर्फ अशराफिया का खेल है, ये सिर्फ पैसे का खेल है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं इलेक्शंस में ऐसे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि जहाँ पर किसी एक कैंडिडेट ने एक जलसा भी नहीं किया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, एक दफ्तर भी नहीं खोला, एक कप चाय भी किसी को नहीं पिलाई,
हज़ारों की तादाद में वोट हासिल किए, लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लोगों ने बहुत ज़्यादा सरकारी मशीनरियाँ इस्तेमाल की, फिर भी इन शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तो इसलिए जो है ना आवाम में अभी भी शऊर है, इसलिए आम लोगों को निकलना चाहिए, उनको आना चाहिए पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के झंडे के नीचे, उनको आकर अब इक़्तिदार के अवानों में पहुँचना चाहिए ताकि पाकिस्तान और अवाम के जो मसाइल हैं, जो कि उनके मसाइल है, जो कि सिर्फ उनका अदराक उन लोगों का है, वो मसाइल वो हल करें। अगर वो खुद नहीं आएंगे तो जिस तरह 70 साल में इस अशराफिया ने इन मसाइल को हल नहीं किया, आइंदा भी ये अशराफिया इन मसाइल को हल नहीं करेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा खटक साहब, मुल्क से विरासती सियासत का खात्मा आपके मंशूर का हिस्सा है, जो हम आपका मंशूर देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो विरासती सियासत है, इसने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को इस पूरे अरसे में, जब हम माजी पर नज़र दौड़ाते हैं और तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं, कितना नुकसान पहुंचाया अब तक? इसने तो मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, क्योंकि जब आप मौरूसियत की बात करते हैं तो आप मेरिट का कत्ल करते हैं, आप हक का कत्ल करते हैं, आप इंसाफ का कत्ल करते हैं। तो ये पिछले 70 साल से जब से ये मौरूसी सियासत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, हम इसके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह, और हम जो है ना हक, इंसाफ और मेरिट की बुनियाद पर लोगों को आगे लेकर आएंगे। सारे लोटों और जो इलेक्टेबल, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स है, उनको नज़दीक भी नहीं लगने देना, चाहे हमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, जो मर्जी लग जाए। हमें वक्त की फिक्र नहीं है, हमें वसाइल की भी फिक्र नहीं है, वसाइल भी अल्लाह पैदा कर देगा इंशाअल्लाह, वक्त भी जो है ना अल्लाह जो है ना इस निज़ाम को आगे चलाएगा। लेकिन हम किसी तरीके से, हमारे लिए बिल्कुल साफ मिसाल रिसेंट पास्ट में मौजूदा। अच्छा खटक साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, आप उस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक चल रही है? जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। अगर ठीक चल रही होती तो 99% अवाम की चीखें इस वक्त ना नहीं निकल रही होती। 99% अवाम में से गरीब लोग इस वक्त नवाले के लिए जो है ना डाके और रहजनी और ख़ुदकुशियाँ ना कर रहे होते। ये लोग, तो मैंने जिस तरह कहा कि इन लोगों ने पिछले 70 साल की तबाही का सफ़र 4 साल में तय करके दिखा दिए। तो सर वही वाली बात है कि हम हर तरफ जो है करप्शन की दास्तानें सुन रहे होते हैं। तो अगर ये सवाल किया जाए कि हर सतह पर गवर्नेंस के इस इंतजाम में शफाफियत के लिए अब क्या करना चाहिए, क्या आपके नज़र में, आपका क्या सोच है इस हवाले से? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लीडरशिप का रिजॉल्व जो है ना, वो पहले 4-6 महीने में लीडरशिप का रिजॉल्व नज़र आ जाता है। अगर लीडरशिप का रिजॉल्व 4-6 महीने में नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है कि लीडरशिप जो है और या वो फोर्स जो है वो स्टेटस को फोर्स बन चुकी है। अगर आपको समझ आती है कि आप 4-6 महीने में डिलीवर नहीं कर पाते, अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाते हैं और आपके हाथ पैर बांधे हुए हैं, तो आपको इक़्तिदार में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अवाम के साथ किए हुए वादों के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं तो आप जो है ना, आपको वहाँ रहने का कोई जवाब भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लीडरशिप ने ये डिसीजन देना होता है, ये डिसीजन लेना होता है। अगर उन्होंने ये डिसीजन हुकूमत ने ये डिसीजन लिया होता तो मेरे ख्याल में अवाम ने उनको एक अच्छी पजीराई दे दी थी। लेकिन चूंकि ये स्टेटस को फोर्सेस बन गए, इसलिए बन गए क्योंकि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए इलेक्टेबल्स की चक्कर में और पुराने लोटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, और फिर उन्हीं के हाथों ये लोग यरगमाल हो गए और स्टेटस को फोर्सेस का हिस्सा तारीख में बन गए, और अभी इनके हाथ में जो है वो आपके सामने सब कुछ। खटक साहब, आने वाले आम इंतखाबात अब बहुत करीब आते जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल इसमें होने जा रहा है। अब जब हम कुछ सर्वेस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पीटीआई और नून लीग का बड़ा सख्त मुकाबला होगा। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी कितनी जगह बनाने जा रही है जो आने वाले इंतखाबात हैं, उसमें किस हद तक, कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा आपकी जमात की जानिब से? देखिए जी, इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के तो ज़रूर हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जदोजहद ना वक्त के साथ जो है ना इसका कनेक्शन है, ना वसाइल के साथ इसका कनेक्शन है। हमारी जदोजहद जो है इसका पाकिस्तान के आइंदा नस्लों के साथ इसका कनेक्शन है, पाकिस्तान के मफाद के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ इसका कनेक्शन है, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ इसका कनेक्शन है। हम भरपूर हिस्सा लेंगे, जदोजहद भी करेंगे इंशाअल्लाह और हिस्सा भी लेंगे और रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह दिखाएंगे। हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, हमें रोशनी नज़र आ रही है, हमें लोग जो है ना पजीराई दे रहे हैं। कहाँ तक होगा रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हमें रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो है ना आगे देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि हमें जो है ना लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। वही वाली बात है कि अगर आपको जो भी आए उसको बस पाकिस्तान से, सरजमीन से, हमारी माँ से मोहब्बत है तो हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। बस जो भी आए वो हमारे मुल्क के लिए सबसे बेहतर हो और बेहतर उसके लिए जो है वो। मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सबसे बड़े पाकिस्तान में ज्वाइन किया और अपनी पार्टी के हवाले से जो चीजें आपने बताई हैं, जो मंशूर है, इस हवाले से भी हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज के प्रोग्राम से माया इतना ही, बिल्कुल इतना ही। और अपना ख्याल रखिएगा, इस वीकेंड में अच्छी सोचिएगा, दुआएं कीजिएगा पाकिस्तान के और पाकिस्तान के हालात के लिए, पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है उसके लिए, उसके अमन के लिए दुआ कीजिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। शाहजेब को और माया को दीजिए इस मंडे तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।